दोस्तों नमस्कार। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्ट्रो में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस एपिसोड में बताने का प्रयास करूंगा कि नाड़ी दोष और उसका समाधान क्या है। नाड़ी दोष क्या है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है और इसका समाधान क्या है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नाड़ी दोष उस समय हम देखने का प्रयास करते हैं जब कन्या और बालक दोनों की शादी का समय होता है, विवाह का समय होता है। उस वक़्त हम इसका मिलान करते हैं। जब उनका अष्टकूट मिलान होता है उस समय पर हम इस नाड़ी दोष हमारे सम्मुख आती है और तब हम उस पर विचार विमर्श करना आरंभ करते हैं। उससे पहले हमें नाड़ी दोष के विषय पर कभी चर्चा का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि ये दोष उस समय ही ज़्यादा प्रभावी माना जाता है जब विवाह का योग बनता है और विवाह का समय होता है, और जब बालक और बालिका दोनों विवाह योग्य हो जाते हैं तब उनके परिवार के सदस्य इस बात का विशेष ध्यान करते हैं कि दोनों का विवाह करने से पूर्व इनका अष्टकूट मिलान किया जाए, ताकि इनके गुणों का पता लग सके और इनका जीवन जो है वो आगे का सुखमयी रहे, कोई बाधा ना आए और आनंदमयी जीवन रहे। ये दोनों पक्षों का एक मूल उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार नाड़ी दोष उस समय निकल के आता है कि साहब ये नाड़ी दोष है, इन दोनों में आगे नहीं बढ़ सकते, विवाह की बात आगे नहीं बढ़ा सकते और इनका विवाह नहीं हो सकता। ये सब चर्चाएं उस वक्त होती हैं, उस समय पर की जाती हैं। एक मूल जो इसका कंपोनेंट जिसे हम कह सकते हैं, मूल इसका आधार है, वो जन्म समय है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म का समय कितना एक्यूरेट है, कितना सही है। जिस समय पर जन्म हुआ है बालक या बालिका का, उस समय जो पारिवारिक सदस्य वहाँ पर उपलब्ध होंगे, उन्होंने कितना ख्याल रखा है इस बात का कि उसका जन्म का समय ठीक से उचित नोट किया जाए। ये सब एक सोचने का विषय है, क्योंकि बहुत मात्रा में ज्योतिषाचार्यों का मत है कि जन्म समय पर 3 प्रकार की भ्रांतियां हैं। बहुत ज्योतिषाचार्यों का मत है कि बच्चे का जन्म जो है वो उस वक्त माना जाए जब वो बच्चा पैदा होता है, यानी कि गर्भाशय से या अपनी माँ के अंग से बाहर आता है, उनके उदर से बाहर आता है, तो वो जन्म उसका माना जाएगा। कुछ लोगों का मत ये है कि बच्चा जब पैदा होता है और जब तक उसकी नाल को विच्छेद नहीं किया जाता है तब तक वो उसका संबंध जो है माँ से बना रहता है और उस वक़्त तक बच्चे का जन्म नहीं माना जाना चाहिए। और जब वो विच्छेदन जिस वक़्त होता है उस विच्छेदन समय को उसका जन्म माना जाना चाहिए। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि जब बच्चा रोदन प्रक्रिया शुरू करता है उस वक़्त उसको जन्म माना जाना चाहिए, क्योंकि तभी प्राणवायु का आना जाना आरंभ होता है, प्राणवायु का प्रवेश होता है। ऐसा 3 प्रकार का मत जन्म के समय को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर जो धारणा है वो जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, जन्म का समय नोट करते हैं, जन्म स्थान नोट करते हैं,
तिथि नोट करते हैं, सन नोट करते हैं, माह नोट करते हैं, तो उस वक्त जो है जन्म समय का बहुत एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है। सुबह का जन्म है, शाम का जन्म है, दोपहर का जन्म है, क्योंकि उस वक्त राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, और वो जो परिवर्तन है वो बहुत ही प्रभाव करता है उस पर कि नाड़ी समान हो जाए, राशि समान हो जाए, नक्षत्रों में कहीं ठीक से नोट नहीं किया गया है और बालक का समय बालिका से मैच कर जाए, तो ये सब चीज़ें जो है ना उस वक्त हमको देखना होता है। तो नाड़ी दोष जब जब अष्टकूट मिलान करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अष्टकूट में ये 8 पॉइंट हैं, जैसे वर्ण है, वश है, तारा है, योनि है, मैत्री है, गढ़ है, भकूट है, नाड़ी है। अब इनके सबके एक अंक हैं। वर्ण का 1 है, वश का 2 है, तारा का 3 है, योनि का 4 है, मैत्री का 5 है, गढ़ का 6 है, भकूट का 7 है और नाड़ी का 8 है। जब कभी हम मिलान करते हैं तो आपने भी एक नोट किया होगा, एहसास किया होगा आप लोगों ने कि बाकी ये 7 के जो है ये इनमें से परिवर्तन रहता है अंकों में। अगर यहाँ 2 है तो कहीं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 से कम भी हो सकता है, यहाँ भी कम हो सकता है, यहाँ भी कम हो सकता है, ये पूरा अंक भी हो सकता है। लेकिन नाड़ी का अंक एक ऐसा अंक है जो कभी भी कम या नहीं होता, क्योंकि ये ना ये 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अगर नाड़ी दोष नहीं है तो ये पूरा 8 अंक मिलेगा। इसमें कहीं पर भी कभी ऐसा नहीं होता कि 7 अंक मिल गया हो, 6 मिल गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर इनमें होता है, इनकी काफ़ी कैलकुलेशंस हैं और काफ़ी गहराई से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो वो उस अध्ययन में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर अंकों में परिवर्तन होता है। तो इसमें 36 में से 18 अंक मिनिमम जब तक नहीं होते हैं, जब तक हम विवाह की बात को आगे नहीं बढ़ाते और वहाँ पर एक मंत्रणा करने का समय होता है कि हम इसको थोड़ा सा गहराई से देखें। नाड़ी हमारी 3 प्रकार की होती हैं, नाड़ी आदि नाड़ी, मध्य और अंत नाड़ी। आदि नाड़ी में जो नक्षत्र होते हैं हमारे, जिस नक्षत्र में बच्चे की पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है, तो वो नक्षत्र हमारे यहाँ पर 9 नक्षत्र एक नाड़ी में होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 एक नाड़ी में होते हैं और 9 एक में होते हैं, 9 एक में होते हैं। मैंने 27 नक्षत्र पूरे इन 3 नाड़ियों में विभाजित होते हैं। तो आदि नाड़ी में जो नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, हस्ता, ज्येष्ठा, मूल, उत्तर फाल्गुनी, शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा, ये 9 नक्षत्र जो है ना वो आदि नाड़ी में आते हैं। मध्य में भरणी, पुष्य, मृगशिरा, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा, ये मध्य में आते हैं। अंत में आते हैं कृतिका, अश्लेखा, माघा, रोहिणी, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, रेवती और श्रावणा, ये इसमें आते हैं। अब इनमें ये जब हम नाड़ी का मिलान करते हैं, अष्टकूट का मिलान करते हैं, तो अगर इन 9 नक्षत्रों में किसी बालक या बालिका का जन्म है और ये 9 नक्षत्र में किसी बालक का जन्म है, इसमें बालिका का जन्म है, तो ये नाड़ी दोनों की डिफर हो जाएगी, अलग से हो जाएगी। एक की आदि हो जाएगी, एक की मध्य हो जाएगी। ऐसे हम विवाह की सिफारिश करते हैं। तो इनमें से अगर मान लीजिए किसी बालक और बालिका दोनों का
अश्विनी भाद्रा इनमें से किसी में से दोनों का ही है। एक नक्षत्र में बालक का है, इनमें से ही किसी नक्षत्र में बालिका का है, तो ये होगा कि ये आदि नाड़ी दोनों की हो गई। इसका मतलब हुआ कि वो वहां पर ये दोष माना जाएगा। ऐसे ही इसमें है, मध्य में इन 9 नक्षत्रों में किसी में भी बालक और बालिका का एक नक्षत्र है तो भी मध्य नाड़ी उनकी दोनों की हो जाएगी और वहां पर वो नाड़ी दोष माना जाएगा। ऐसे ही अंत में अगर इन 9 नक्षत्रों में किसी में भी बालक या बालिका का जन्म हुआ है तो वहां पर वो नाड़ी दोष माना जाएगा। परंतु एक बहुत ही सटीक मत है काफी प्रबुद्ध एस्ट्रोलॉजर्स का, ज्योतिषाचार्यों का, कि जब कभी ऐसा होता है, ये इसका समाधान है और ये आविष्कार करने के बाद उन्होंने इस समाधान को खोजा है कि जब कभी ऐसा होता है कि किसी का एक नक्षत्र में हो, दूसरे नक्षत्र में उसका बालिक का हो, एक में बालिका का हो और नाड़ी एक बन रही हो, तो वो विवाह किया जा सकता है, क्योंकि एक नक्षत्र को दूसरे नक्षत्र में जाने में काफ़ी समय लगता है। एक समय सुनिश्चित है, वो जाने में समय लगता है, तो वो वहाँ पर वो काफ़ी अंतर होता है और इसलिए उनका विवाह को स्वीकार किया जा सकता है और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक इनका है। कुछ लोगों का तो ये भी मत है, कुछ बहुत ही प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्यों का, कि अगर एक ही नक्षत्र में भी अगर बालक और बालिका का जन्म हुआ है और उनका चरण अलग से है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उन चारों चरणों का भी समय काफ़ी अंतर होता है। अगर वो चरण भी अलग अलग हैं दोनों के तो भी शादी की जा सकती है। लेकिन वो इसको करने के लिए, इन दोनों समाधानों पर आगे बढ़ने के लिए कि एक ही नाड़ी में आए हुए सभी नक्षत्रों में अगर बालक और बालिका का जन्म है और नाड़ी सेम है तो विवाह में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या एक ही नक्षत्र के किसी चरणों में फर्क है उनका, किसी का एक चरण पहले चरण में हुआ है, किसी का दूसरे चरण में हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श जरूर लेना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो ये इसका समाधान है। नाड़ी दोष जो मैंने यहाँ पर व्याख्या की, ये एक सूक्ष्म व्याख्या है। इसके आगे बहुत गहराई में जाने के लिए काफ़ी अध्ययन है, काफ़ी आविष्कार है और बहुत चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। इसमें काफ़ी फाइंडिंग्स हैं, वो उन पे विचार करने के लिए हम अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो मूल जो इसका विचार है वो मैंने आपके सामने इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताया। मुख्यतः जो मैंने बताया वो ही हम अमूमन प्रयोग में लाते हैं और यही एक मूल आधार है। इसलिए हमने ये सारी जानकारी आपके समक्ष इस एपिसोड के माध्यम से रखी। तो मैं चाहूँगा कि ये जानकारी आप तक पहुँची और ये एपिसोड हमारा पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि ये आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।